हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है ये चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, सभी लोग एक बार इस सेशन को फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे मैक्सिमम बच्चे इस लाइव सेशन के साथ जुड़ सके। ठीक है, जल्दी से बेटा सभी बच्चे एक बार इस सेशन को शेयर कर दो, जिससे मैक्सिमम बच्चे लाइव सेशन के साथ जुड़ सके। और जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया बेटा, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ये टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका ये टॉपिक का मतलब क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखोगे बेटा, किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखोगे, तो वहां पे आपको क्या है, प्रतिबिंब का किरण आरेख जो है आपसे पूछा जाता है। यानी कि प्रतिबिंब का जो किरण आरेख है, ठीक है, किरण आरेख, ये चीज आपसे पूछा जाता है, प्रतिबिंब का किरण आरेख। ठीक है, और किरण आरेख आप तभी समझ पाओगे बेटा जब आपको ये नियम याद रहेगा। ठीक है, कि कहां पर वस्तु है तो बस चलने वाली प्रकाश किरण कहां से जाएगी, परावर्तन के पश्चात वापस कहां से लौटेगी, ये सारी चीजें, ये सारे रूल जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप किरण आरेख आसानी से नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुरंत हम लोग फटाफट से 2 मिनट के अंदर समझ लेते हैं कि अगर वस्तु कहां पर है या मुख्य अक्ष के समांतर आ रही कोई प्रकाश किरण, तो वो परावर्तन के पश्चात कहां कहां से होकर जाएगी, ये सारी चीजें चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्रतिबिंब बनने का नियम या प्रतिबिंब बनता कैसे, ये चीज समझो, फिर उसके बाद दर्पण की बात की जाए। तो हेडिंग लगाओ, प्रतिबिंब बनने का नियम। प्रतिबिंब बनने का नियम, ठीक है, ठीक बात, प्रतिबिंब बनने का नियम। अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास कोई भी दर्पण है, ठीक है, कोई भी दर्पण है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ठीक, और इधर एक उत्तल दर्पण है। दोनों दर्पण की हम बात कर ले रहे हैं, जिससे आपको ये ना लगे कि सर आप उत्तल लिए अवतल छोड़ दिए। ठीक है, ये मान लो हमारा उत्तल दर्पण है। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहली बात तो ये है, ये अगर हमारा दर्पण है तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, और ये भी हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यानी कि मुख्य अक्ष, और ये बिंदु क्या है, ये है आपका ध्रुव, ये आपका क्या है, ध्रुव, यानी कि पहला रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर यही कहता है कि मुख्य अक्ष, ठीक है, यही है आपका बेटा मुख्य अक्ष, यही है आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती, फोकस से होकर जाती हैं। ये पहली की पॉइंट है। ठीक है, प्रतिबिंब बनने के नियम में ये पहला की पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। कहां से जाती हैं बेटा, फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इसका फोकस कहां होगा, अगर मान लीजिए इसका सेंटर यानी कि यहां पे सी होगा, तो सेंटर और फोकस ध्रुव के बीच में यहीं पे आपका होता है फोकस यार। ठीक, इस वाले केस में कहां पर होगा, इस वाले केस में ये आपका ध्रुव है, यहां कहीं इसका सेंटर होगा सी, और सेंटर और ध्रुव के बीच में यहां कहीं इसका होता है फोकस, यानी कि एफ। ठीक है, अब रूल नंबर 1 क्या बोला कि ये है आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक, आई बात समझ में। इसी तरीके से इसमें भी अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो प्रकाश किरण है कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए,
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं बेटा? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो याद रहेगा ये चीज, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, याद रहेगा। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, चाहे ये आपका अवतल दर्पण हो या फिर चाहे उत्तल दर्पण हो, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो या फिर ठीक है अवतल हो। नीचे वाला आपका उत्तल दर्पण है, ऊपर वाला आपका क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई सबका। आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें, कहां से? वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। यानी जो भी प्रकाश किरण C से होकर जाएगा, यानी वक्रता केंद्र यानी कि C से होकर जाएगा, वो परावर्तन के पश्चात अपने ही रास्ते पर लौट जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये हमारी कोई प्रकाश किरण है जो कि कहां से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र यानी कि C से होकर जा रही है। ठीक है, कहां से होकर जा रही है? C से होकर जा रही है, और परावर्तन के पश्चात ये वापस अपने रास्ते पर ही लौट जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? ये आपका दूसरा पॉइंट है और ये आपका पहला पॉइंट है। ठीक है, क्लियर हुई? इसी प्रकार से नीचे वाले में भी वही केस, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? आगे बात समझ में? चलो, ये है आपका सेकंड वाला पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो परावर्तन के पश्चात वो अपने ही रास्ते पर लौट आता है। ठीक है, लिखिए कोई भी प्रकाश किरण, या सीधे लिखो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग पर वापस लौट आती हैं। अपने मार्ग पर किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है, किरणें परावर्तन के पश्चात अपने रास्ते पर या अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं।
ठीक है, आई बात समझ में कि कोई भी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र यानी सी से होकर जाएगा तो वापस टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तन के पश्चात अपने ही रास्ते पर लौट आएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है। जैसे अगर हम वक्रता केंद्र की बात करें किसी भी दर्पण की, तो किसी भी दर्पण का जो केंद्र होता है वही ठीक है, यानी किसी भी गोले का, ठीक है, अगर हम किसी गोले की बात करें तो जो गोले का केंद्र होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है कि नहीं होता है। और कोई भी लाइन अगर आपके केंद्र यानी कि वक्र जो गोले का केंद्र है केंद्र से होकर अगर पास करेगा, केंद्र से होकर जाने वाली सभी लाइनें क्या होती हैं, परिधि पर लंबवत होती हैं। ठीक है, परिधि पर क्या होती हैं, लंबवत पड़ती हैं। तो केंद्र से होकर जितनी भी लाइनें जाएंगी वो क्या होंगी, परिधि पर लंबवत पड़ेगी। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे दर्पण में भी, अगर कोई किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र से कोई भी लाइन पास करेगा तो वो दर्पण पर लंबवत पड़ेगा, और जब लंबवत पड़ेगा तो अपने ही रास्ते पर वापस लौट आएगा। कैसे, जैसे मान लो आप बोल लिए, बॉल को आप ऐसे तिरछा पटको तो वो टप्पा खा के इस प्रकार से चला जाएगा। यानी जैसे मान लो अगर आपने कोई बॉल लिया और आप, ये आपका पृथ्वी है या मान लीजिए सतह है, कोई दीवार है, ठीक है, आपने इस पर पटका तो ये इस प्रकार से वापस चला जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। लेकिन अगर आप इस पे लंबवत यानी कि एकदम बिल्कुल सीधे 90 अंश के कोण पर अगर आप इसको ऐसे गिराते हैं तो ये टप्पा खाने के बाद वापस फिर उसी रास्ते पर जाएगा। यानी अगर बॉल को आप ऐसे सीधे जमीन पर ऐसे छोड़ देते हो तो टप्पा खाने के बाद वो आप वापस सीधे आपके हाथ में फिर आता है। ठीक है, यानी जिस रास्ते पर गया उसी रास्ते पर वापस आया। क्यों, क्योंकि 90 अंश के कोण पर पड़ा। कितने अंश के कोण पर, 90 अंश, यानी कि लंबवत उसको पटका गया। तो अगर बॉल को आप लंबवत पटकोगे तो अपने ही रास्ते पर वापस लौट आएगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी है कि कोई भी प्रकाश किरण अगर दर्पण पर लंबवत पड़ती है, दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो वो क्या होती है, परावर्तन के पश्चात अपने रास्ते पर लौट जाती है। और लंबवत पड़ती कैसे है, केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, केंद्र से होकर जाने वाली सभी प्रकाश किरणें दर्पण पर लंबवत ही पड़ेंगी। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा क्या है, तीसरा पहले का जस्ट उल्टा है। तीसरा जो है पहले का जस्ट उल्टा है कि यानी कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, कोई भी प्रकाश किरण अगर फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। आई बात समझ में। यानी कोई भी प्रकाश किरण अगर फोकस से होकर इस प्रकार से जा रही है तो यह परावर्तन के पश्चात ऐसे मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर निकल जाएगी। ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण अगर क्या हो रही है, फोकस से होकर यानी एफ से होकर पास कर रही है तो ये क्या हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। जगह नहीं है, आप लोग लिख लेना। ठीक है, आई बात समझ में, या हमें नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में, चलो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख दूंगा। इसी तरीके से यहां पे भी देख लो, कोई भी प्रकाश किरण इस प्रकार से, अगर कोई भी प्रकाश किरण इस प्रकार से क्या है, फोकस से होकर जा रही है, यानी अगर देखा जाए तो यह प्रकाश किरण कहां से आ रही, फोकस से आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हुआ बेटा, सबका क्लियर हो गया। यानी कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, और अगर वक्रता केंद्र से जाएगा तो फिर वापस उसी रास्ते पर लौट जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर फोकस से होकर यानी कि एफ से होकर जाएगा तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। तो तीसरा लिख लो। ठीक है, फोकस से होकर, अच्छा नहीं इसी कलर का इस्तेमाल किया गया तो यही लिख देता हूं। ठीक है, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष के
समांतर होकर जाती हैं। यानी कोई भी प्रकाश किरण अगर आपके फोकस से होकर पास कर रही है तो वो परावर्तन के पश्चात बेटा कहां से जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हुई? यानी प्रतिबिंब बनने के जो तीनों रूल मैंने आपको बताए बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए, अगर ये चीज क्लियर हो गया तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके काम की ये है कि देखिए बेटा, जितने भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर इस बार के बोर्ड एग्जाम में बच्चे मैक्सिमम अंक ले आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैक्सिमम अंक बच्चों ने स्कोर किया है 97, 97, 96, 96 तक परसेंटेज तक बच्चों ने जो है नंबर स्कोर किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी बेटा स्कोर कर सकते। और सबसे खास बात यह है कि ऐप से जुड़ने में, यानी कि शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से जुड़ने में आपके फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि आपको ऐप के अंदर मिलेगी लाइव क्लास और उसके साथ साथ आपको डाउट क्लियरिंग क्लास मिलेगी, ठीक है। जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर करने के लिए आपको पास एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगी, अलग से क्लास मिलेगा उसके लिए। और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, नोट्स मिलेगा और लाइव, ठीक है, यानी कि पिछले लास्ट 3 ईयर के आपको पेपर मिलेंगे और उसका लाइव सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको हर संडे टेस्ट देखने को मिलेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको असाइनमेंट एक्स्ट्रा से मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा, अगर आप अभी इस बैच को ज्वाइन करते हैं शुरुआत में, जिसकी प्राइस 1499 है, तो आगे आने वाली एग्जाम तक जितने भी बैच बनेंगे हर एक बैच में आपको बिल्कुल फ्री में ऐड किया जाएगा। यानी हर एक बैच आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक बैच में जुड़ने से। चलिए आते हैं अब काम की बात, ठीक। तो अब ये बात हो गई। अब हेडिंग लगाओ, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब बनने का नियम समझ लिए? तो चलो प्रतिबिंब बनाते हैं। हेडिंग लगाओ, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब गोलीय दर्पण की अगर हम बात करें तो गोलीय दर्पण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ठीक। एक उत्तल और दूसरा अवतल। तो या तो पहले हम उत्तल वाला पढ़ लें बाद में अवतल पढ़ें, या पहले अवतल पढ़ लें बाद में उत्तल पढ़ें, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। कोई भी हम पहले बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ये चीज नहीं होना चाहिए कि सर आपने पहले उत्तल पढ़ा दिया, किताब में पहले अवतल दिया है, या सर आपने पहले अवतल पढ़ा दिया, हमारी किताब में पहले उत्तल दिया है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस से बेटा कोई लेना देना नहीं, किसी को भी पहले पढ़ो, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण को, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किस दर्पण के द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और याद रखना, ये जो 3 रूल मैंने आपको बताए, इन 3 रूल के अलावा कोई चौथा नियम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये 3 रूल अगर आपको अच्छे से याद हो गए हैं, क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, तो प्रतिबिंब आप आसानी से बना ले जाओगे, ठीक है। तो अब हेडिंग लगाओ इसमें कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहली हेडिंग, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक बात। अब इसमें उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण में केवल 2 प्रकार के, यानी कि 2 केस हैं। कितने केस हैं? 2 केस, ठीक है। पहला, अगर देखो उत्तल दर्पण की हम बात करें, ये मान लो हमारा क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा कोई 2 ठू उत्तल दर्पण है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष सब बना लेते हैं। ये भी नहीं,
बराबर है। ठीक है, ये ठीक है, इक्वल है। ठीक, चलो अब जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये कोई उत्तल दर्पण है, ठीक है, ठीक, ये इस प्रकार से हमारे पास कोई उत्तल दर्पण है। अब इस उत्तल दर्पण का ठीक, ये उत्तल दर्पण। अब सबसे पहला, अगर वस्तु अनंत पर हो, पहला इसमें जब वस्तु अनंत पर हो, कहां हो, अनंत पर हो, यानी अगर हम किसी वस्तु को अनंत पर रख दें तब उत्तल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले तो ये देखो, ये आपका क्या है, एक उत्तल दर्पण है, ठीक। अब उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है और जो वक्रता केंद्र होता है वो सब क्या होता है, दर्पण के दूसरी तरफ होता है, ठीक है, यानी कि दाहिनी तरफ। ये आपका सी हो गया और इसके बीच में यहीं कहीं आपका आएगा फोकस यानी कि एफ, ठीक है, और ये जो है पॉइंट है ये आपका क्या है, ध्रुव यानी कि पी। अब अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित रहता है, अनंत पर स्थित होता है, तो अनंत से आने वाली सभी प्रकाश किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं। कैसे जाती हैं बेटा, अनंत से आने वाली सभी प्रकाश किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये है आपका मुख्य अक्ष, ये है आपका क्या, मुख्य अक्ष, ठीक। अब अगर कोई भी प्रकाश किरण इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण अगर इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगा बेटा, कहां से होकर जाएगा, फोकस, इस प्रकार से ये परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश किरण, परावर्तन के पश्चात कहां से गई, ऐसे लौट गई, और ऐसा लग रहा है कि ये कहां से होकर जा रही है, फोकस से। इसको अगर हम ऐसे देखें इस वाली प्रकाश किरण को, तो ऐसा लग रहा है ना ये फोकस से होकर जा रही है। इसी तरीके से ये वाला, इसको भी अगर हम ऊपर से देखें ऐसा लग रहा है ये फोकस से होकर जा रही है। तो इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाया गया है, तो दोनों एक दूसरे से कहां पर मिल रहे हैं, एफ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर बनेगा। कहां बनेगा, एफ पर बनेगा। तो क्या निष्कर्ष निकला कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है और वस्तु से काफी छोटा बनता है और आभासी बनता है, ठीक। तो यही चीज आप यहां लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर वस्तु से छोटा अर्थात बिंदु के रूप में। कैसे मिल रहा है, एक बिंदु के रूप में। वस्तु से छोटा व आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। यानी अगर हम प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सब आभासी रहेगा, ठीक है, आभासी बनता है, ठीक है। पहला केस समझ में आया।
कि अगर वस्तु कहां पर बेटा स्थित है, अनंत पर स्थित है, तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर, यानी कि दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। दूसरा, अगर वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो, यह आपका क्या है, ध्रुव यानी कि P। दूसरा केस, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो। कहां स्थित हो, अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। मान लेते हैं यहां कहीं पे वस्तु स्थित है, इस प्रकार से। ये वस्तु क्या है हमारा, ए बी। ठीक है, इधर आपका अनंत है, ये ध्रुव है, इसके बीच में कहीं स्थित है। ठीक, अब देखो, जो भी वस्तु है, वस्तु से एक प्रकाश किरण क्या करना, बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर भेजना। यानी एक प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाएगी। ठीक है, एक प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाएगी। और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात बेटा कहां से होकर जाती हैं, कहां से होकर जाती हैं बताओ, फोकस से होकर जाती हैं। इसको आगे बढ़ाओ, यहां कहीं इसका वक्रता केंद्र C होगा और यहीं कहीं इसका फोकस F होगा, इसके बीच में। तो अब यहां से जो भी प्रकाश किरण गई है, ठीक है, अब परावर्तन के पश्चात ये कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में, इस प्रकार ये फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। यानी कि कोई भी वस्तु है, वस्तु से एक प्रकाश किरण हमेशा आप क्या करोगे, मुख्य अक्ष के समांतर भेजोगे। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण गई, वो परावर्तन के पश्चात कहां से चली गई, फोकस से होकर चली गई। और दूसरी प्रकाश किरण कहां से भेजोगे, वक्रता केंद्र से। कहां से, वक्रता केंद्र यानी कि C से। ठीक है, चलिए दूसरी प्रकाश किरण हम लोग वक्रता केंद्र यानी कि C से भेजते हैं। यह है आपका वक्रता केंद्र C। ठीक है, तो दूसरी प्रकाश किरण कहां से गई, वक्रता केंद्र यानी कि C से होकर गई। ठीक है, ये इस प्रकार से दूसरी प्रकाश किरण क्या हो गई, वक्रता केंद्र से गई। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, अपने ही रास्ते पर वापस लौट आती हैं। इन दोनों को जब पीछे बढ़ाएगा, दोनों ने एक दूसरे से कहां पर मिली, देखो यहां पर मिलनी दोनों एक दूसरे से। तो जहां पर दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, यहीं पर बेटा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखो यहीं पर मिल रहे हैं ना, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, A डैश B डैश। कैसा बना, सीधा बना। ठीक है, और वस्तु से छोटा बना। और कैसा बनेगा, आभासी। कहां बना है, ध्रुव और फोकस के बीच में। ध्रुव यानी कि P और F के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तब स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब इतना आप लिखिएगा, कॉमन है। ठीक है, कि जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव व फोकस के बीच दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा व आभासी बनता है। वस्तु से छोटा व आभासी बनता है। ठीक है, आगे बात समझिए बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के, ठीक है, केवल दो ही केस हैं। एक
पहला जो है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब इस प्रकार का फिगर बनेगा, और दूसरा जब वस्तु आपका कहां स्थित हो, अनंत और फोकस के बीच, यानी कि अनंत और पोल जो आपका ध्रुव है इसके बीच स्थित हो, तब ये प्रतिबिंब देखो यहां पर बनेगा। ठीक है, तो अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ध्यान से देखना, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक है, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, ठीक है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो भैया ये वाला ऊपर वाला आप बनाओगे, ठीक है, ऊपर वाला कहां स्थित है, अनंत वाला। ये बस केस आपको ये क्वेश्चन में ये पकड़ना है कि वो वस्तु को कहां पर रख रहा है। अगर वस्तु को अनंत पर रखेगा तो ये वाला फिगर, और वस्तु को अगर अनंत और ध्रुव के बीच रखेगा तो ये वाला फिगर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम थे ये हो गए कंप्लीट। आगे बात समझ में क्लियर है? तो उत्तल दर्पण आपका क्लियर हो गया। अब इसके आगे उत्तल दर्पण के उपयोग देखिए। तो उत्तल दर्पण के दो उपयोग हैं या और भी, ठीक है, बेसिकली हमें दो बहुत है। ठीक है, क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग बाइक में साइड मिरर के रूप में, कार हो या फिर बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, कोई भी गाड़ी हो, गाड़ियों के जो साइड मिरर हैं, जो बगल में मिरर लगे हुए होते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और कहां किया जाता है? जो गलियों में जो लैंप लगे होते हैं, जो खंभों में लैंप लगा हुआ होता है, उसके पीछे जो परावर्तक तल होता है उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये उत्तल दर्पण के उपयोग हैं। उपयोग आप लोग लिख के आइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर हमने लिख लिया है, या जो नहीं लिख पाएगा वो भी बताना, मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, ओके, थैंक यू।